हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू विद्यास्त्र करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर टेंथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके एक्सप्लेनेशंस ले रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जनरली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर बात करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, वो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है जनरली स्टूडेंट्स को, और हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ में एकदम क्रिस्टल क्लियर और बड़ी आसान सी भाषा में उसको समझने की कोशिश करते हैं कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब कब होता है कि जब आपस में एक दूसरे से म्यूचुअली शेयर किए गए हों इलेक्ट्रॉन्स, आपस में एक दूसरे की परमिशन के बेसिस पर शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन, तो हम बोल रहे हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना रखा है, मीथेन ले रखा है कि कार्बन के पास में टेट्रा वैलेंसी अवेलेबल थी, 4 बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी थी। हाइड्रोजन के पास में सिंगल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी थी। तो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर किया, दोनों के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो वेन एवर द टू एटम्स टुगेदर शेयर द इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और वो भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर बात की जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आना चाहिए कार्बन शेयर्स द इलेक्ट्रॉन्स विद द 4 हाइड्रोजन एटम्स। कार्बन जनरली इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है 4 हाइड्रोजन के बेसिस पर, तो जनरली वो क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड्स डेवलप कर रहा है। आपको यहाँ पर कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं। आयोनिक बॉन्ड में होता क्या है जनरली, वहां पर भी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाती चीजें। स्टूडेंट्स बोलते हैं बोले सर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो यहाँ पर भी हो रहा है। एक्चुअल में सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास में 11। ये पहले इसके आयन फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मतलब सोडियम हमारे लिए +1 चार्जेस जब बनाएगा जब उसके शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया हो। अब जब इलेक्ट्रॉन वहां से हटा दिया गया है, इस केस में सोडियम के पास में केवल 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, मतलब ये इसके केटायन फॉर्म में आया, क्योंकि डोनर है। डोनर है मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये इसने क्या बनाया, आयोनिक फॉर्मेशन बनाया। आयोनिक में भी कौन सा बोल रहे हैं हम लोग जनरली, उसने केटायन बनाया। तो केटायन बनाया तो एक्चुअल में देखा जाए तो आयन बना। इन द सेम वे क्लोरीन के बात करते हैं तो क्लोरीन 17 होता है आफ्टर द गेनिंग द 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, क्लोरीन को हम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब हम रिएक्टेंट में क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो प्रोडक्ट में हमारे पास में क्लोरीन 17 से कन्वर्ट होकर निकल कर आएगा क्लोरीन 18, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है, इसलिए ये माइनस चार्जेस मारा है। तो ये भी आयोनिक फॉर्मेशन में आया। आयोनिक फॉर्मेशन में ये कैसा हुआ, तो एन आयन हुआ, वो हमारे लिए केटायन था, ये आया एन आयन। मतलब सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो एक इलेक्ट्रॉन हमने क्लोरीन को डोनेट करवा दिया। दिस इज हाउ दोनों ही एक आयोनिक फॉर्म में आ गए। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया क्लोरीन को, तो क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आयोनिक फॉर्म में आया। सोडियम हमारे लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जनरली आयोनिक फॉर्म में आया। दोनों ही आयन फॉर्म में आए, और इन आयन के ही कारण जनरली इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि आयन के बीच में बन रहा है। 2 आयन है ना, दोनों एटम्स, एक सोडियम एटम्स हमारा आयन फॉर्म में, क्लोरीन एटम भी हमारे आयन फॉर्म में। तो 2 आयन के बीच में बनने वाला बॉन्ड जनरली आयोनिक बॉन्ड कहला रहा है। इसको हम जनरली इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि चार्जेस हमारे लिए पॉजिटिव नेगेटिव 2 अलग अलग चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होती है जब 2 अपोजिट चार्जेस आपस में कनेक्शन में आए। तो ये भी हमारे लिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हो गया, आयोनिक बॉन्ड भी हम इसे ही बोल रहे हैं। तो ये समझ में आना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड में किसी भी तरह का चार्जेस नहीं आता है कि हमने यहाँ पर मीथेन बनाया कोवेलेंट में तो एक पॉजिटिव कर दिया एक नेगेटिव कर दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जनरली म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, आपस में परस्पर एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, कोई आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो ये कोवेलेंट है। जहां पर आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है एटम्स हमारे आयनिक फॉर्म में, चाहे वो केटायन बना रहे हो और एक एनायन बना रहे हो, तो वहां पर बॉन्डिंग हो रही है, तो वो हमारे लिए इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि व्हाई आर द मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा क्वेश्चन है। जनरली आप देखें कार्बन हमारे लिए जनरली नॉन मेटेलिक केस में जाता है,
तो मेटल सारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए या कहते हैं कि किसी भी एनर्जी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नॉन मेटल से नहीं कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में कार्बन का ही एक केस बनता है जो कि ग्रेफाइट आता है, जो कि उसका एलोट्रोप्स है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वहीं पर हम कार्बन की बात करते हैं तो डायमंड हो गया या फुल्लेरिन हो गया, दूसरे अलग एलोट्रॉप्स हो गए जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो एक अकेला केवल नॉन मेटल ऐसा ही है, ग्रेफाइट, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स। अब कंपाउंड किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स क्या है, ये सारी चीजें हम हमारे बेसिक सारा हमारा सब कुछ हम समझ चुके थे। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस पहले के नहीं देखे हो तो आप बेसिक से सारी चीजें सीखें, क्योंकि तभी चीजें समझ में आएगी, तभी चीजें क्लियर हो पाएगी जब हम उन चीजों को गो थ्रू करेंगे। पीरियडिक टेबल मैंने अच्छे से समझाया, मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया, सब बेसिक से चीजें मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में वो सारी लिंक्स डाल दूंगा। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो को जाकर जरूर देखें, ताकि आपके लिए चीजें आसान हो, है ना। हम सीरीज में वही चीज लेकर आ रहे हैं कि जो आपको बोर्ड एग्जाम के बेसिस पर, चाहे आप एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आपको बोर्ड एग्जाम के बेसिस पर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ताकि आप अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सके, आपका टारगेट पूरा हो सके। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझें कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट नहीं करते हैं। क्या रीजन है, तो कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन जनरली, अभी अपन ने समझा, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, विच डू नॉट राइज टू द आयन, जो कि आयन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अभी मैंने बताया कि आयन किसको बोलते हैं, जिनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। सॉल्टी वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉल्टी वाटर में जनरली जितना ज्यादा सॉल्ट है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, उतना ज्यादा जनरली आयन रहेंगे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहां पर मिनरल्स या आयंस की कमी होती है। आयंस की कमी है मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला कोई आयंस है नहीं, तो कंडक्ट होगा नहीं, तो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह दिया गया प्योर वाटर को। तो वही चीज यहाँ पर है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर किसी भी तरह का आयन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सिंस द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्स द फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शंस के लिए हमें फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। यही रीजन है कि जनरली ये क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर देखो दो चीजें बोली, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में। यहाँ पर भी क्लियर कर दूं कि आयंस और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट दोनों ही बात क्यों बोली गई, उसका रीजन है कि जब भी हम किसी लिक्विड फॉर्म में अगर बात कर रहे हो, जब भी हम किसी लिक्विड की बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स की जब भी बात कर रहे हैं तब हम वहां पर आयंस की बात करते हैं, कैटायन और एनायन की बात करते हैं। जब कहीं पर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, जब हम किसी सॉलिड की बात करें, जैसे कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम वायर हो गया हमारे लिए, तो उस केस में हमारे लिए इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है, वहां पर आयन की बात नहीं की जाती। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जाता है जनरली सॉलिड के केस में इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, और लिक्विड यानी इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में जनरली आयंस के थ्रू। तो इसलिए यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो इसलिए हमें समझ में आना चाहिए कि बेड कंडक्टर क्यों होते हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कैटेनेशंस। अच्छा क्वेश्चन है कि कैटेनेशंस किसको बोलते हैं। तो कैटेनेशंस हम बोलते हैं द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म द लॉन्ग चेन एंड रिंग बाय बॉन्डिंग विद इटसेल्फ इज कॉल्ड द कैटेनेशन। कार्बन पूरी पीरियडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि वर्सटाइल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कि हम यूं बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने के लिए कैपेबल है। वो अपने आपस में, आप देखें कि कार्बन की 4 बॉन्डिंग्स है। आप इस तरह से बैठे बैठे आप बॉन्डिंग करेंगे तो आपको अलग अलग जनरली कार्बन के कंपाउंड्स मिलते चले जाएंगे। आप उसको चेन में बना सकते हैं, आप उसको ब्रांच में बना सकते हैं, आप चाहें तो उसको रिंग फॉर्मेशन आप बना सकते हैं, ये हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर जिसको हम बेंजीन बोल रहे हैं। तो ये सारे कार्बन है। तो कार्बन का यही कि लॉन्ग चेन बनाना या रिंग बनाना, और वो भी इट सेल्फ, मतलब अपने आप के कार्बन ने अपने आप के एटम से ही बॉन्डिंग करने में कैपेबल है, मतलब कार्बन ने कार्बन से ही बॉन्डिंग कर ली। तो यही इसकी प्रॉपर्टीज को हम बोल रहे हैं कैटेनेशंस। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के कारण जनरली ये प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि व्हाई इज कार्बन फाउंड ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये दो अभी जो मैंने आपको बात बोली कि सबसे ज्यादा कंपाउंड बना सकता है, तो कार्बन जनरली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने में कैपेबल है। उसका रीजन पूछा है कि क्या रीजन। तो कार्बन फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बिकॉज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, अभी सबसे ऊपर अभी हमने समझा कि एबिलिटी टू फॉर्म द लॉन्ग चेन एंड द रिंग फॉर्म्स। दूसरा बोले टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी हमें समझ में आना चाहिए, कार्बन के पास में 4 बॉन्डिंग। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, आपकी बुक में दे रखा है
कि कार्बन जनरली +4 और -4 ये दो कैटेगरीज दे रखी है। यानी कार्बन केटायनिक फॉर्म में जाता है, एनायनिक फॉर्म में नहीं जाता है। क्या रीजन है? केटायनिक में जा रहा है। यानी कार्बन केटायनिक बोल रहे हैं मतलब क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में कैपेबल नहीं है। क्या रीजन है? अब आप यहां पर समझें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कार्बन का लिखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी मैंने अपने पुराने वीडियोस में समझाए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, बड़ी इजी लैंग्वेज में समझा, आप जाकर देखें। तो हम कार्बन के लिए हम लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2। ये हमारे लिए वैलेंस शेल हो गई। लास्ट शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें कि हम बोल रहे हैं एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको हम बोल रहे हैं 2s2। और p की अगर बात कर दी जाए तो p में हमारे पास में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि हुन रूल्स फॉलो गए। यहाँ पर जब एक्साइटिंग पोजीशंस में जब बॉन्डिंग कर रहा होगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस शेल में ट्रांसफर होगा, जो कि वैकेंट है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, और बचे हुए पी में ऑलरेडी 2 थे लेकिन एक एस ब्लॉक से आया, तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड हो गए। इस तरह से टोटल 1 2 3 एंड 4 बॉन्डिंग जनरेट हुई। ठीक है, तो ये 4 बॉन्डिंग उसकी वैलेंस शेल में आई, मतलब उसकी 4 बॉन्डिंग है। या तो वो ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। ये दो केस है। तो वही चीज यहां पर बोल रहे हैं कि 4 केटायन बनाता है, एनायन नहीं बनाता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है, बल्कि 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। दोनों चीजें बराबर है, तो फिर वो एनायन क्यों नहीं बनाता? उसका रीजन क्या है कि आप समझें कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका मतलब ये हुआ कि उसके कार्बन के पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जो क्वांटिटी है वो भी 6 है, और इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो भी 6 है। अब आप यूं समझें कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास में 6 प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं। अब उस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चल रही है, लेन देन हम कर रहे हैं। तो यहां से अगर हमने कहा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड शेल में है, यानी एल शेल में। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर मान लिया कंप्लीट करने के लिए अपने ऑक्टेट को कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो उस केस में आप देखें कि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 4 एंड 4, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभालने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स केवल कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमारे लिए 6 ही हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये 6 प्रोटॉन्स उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते हैं, बांध कर नहीं रख सकते हैं। मतलब वही बात है कि 6 लोग 10 लोग को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो यही रीजन है। और दूसरी तरफ एक और चीज समझें कि फिर अगर हम डोनेशन के फॉर्म में जाएं कि न्यूक्लियस के पास में हमारे पास में 6 प्रोटॉन अवेलेबल हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इस 4 इलेक्ट्रॉन को उसने डोनेट कर दिया, तो उस केस में वो क्या बनाएगा, कार्बन +4 के केस में आएगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो उस केस में इसके पास बचे हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केवल कितने हैं, 2। तो आप देखें कि 6 प्रोटॉन को केवल हैंडल करना ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो 6 प्रोटॉन्स कैन इजीली हैंडल द 2 इलेक्ट्रॉन्स, आराम से बांध कर रख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके कार्बन 4+ यानी पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा, केटायन बनाएगा, न कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके C4- मतलब एनायन बनाएगा। तो ये ध्यान रखना कि कार्बन केटायन बनाता है, बल्कि एनायन नहीं बनाता। तो ये चीज ध्यान रखना। तो टेट्रावैलेंसी अभी हमने समझा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स जनरली अनपेयर्ड केस में आ सकते हैं इसमें, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में जाते हैं, इसलिए टेट्रावैलेंसी है। टेट्रा मतलब 4 होता है ना, मोनो डाई ट्राई टेट्रा। तो टेट्रा मतलब 4, तो 4 बॉन्डिंग कैपेसिटी है इसके पास में, टेट्रावैलेंसी है। एबिलिटी टू फॉर्म द सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो ये हमारे लिए जनरली क्या करता है, वेरिएबल एबिलिटी है यहाँ पर जनरली इसको बॉन्ड बनाने के लिए।
एबिलिटी टू बॉन्ड विद द मेनी अदर एलिमेंट्स, यहां तक कि वो दूसरे भी अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। यही रीजन है कि कार्बन के पास में लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स अवेलेबल है, यानी कार्बन से हम कई अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार कर सकते हैं। और यही कुछ रीजन है कि जिसके कारण हम उसको बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर। ठीक है, वर्सेटाइल नेचर। आप देखो वर्सेटाइल नेचर क्यों बोल रहे हैं? टेट्रावैलेंसी है, अभी अपनों ने समझा कि भैया 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, अभी अपनों ने समझा कि कैटेनेशन मतलब कार्बन अपने आप के साथ में रिंग और चेन दोनों ही फॉर्मेशन दे सकता है, तो ये हमारे लिए कैटेनेशन प्रॉपर्टीज है। हमने समझा मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। मल्टीपल बॉन्ड से मतलब ये कि वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों ही फॉर्मेशन देता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वहां समझेंगे हम। फिर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, वो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में मिलकर अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाता है, तो इसीलिए हम जनरली इसको बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब यहां पर समझें, सैचुरेटेड मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाई है, अनसैचुरेटेड मतलब जो कि सेटिस्फाई नहीं है, उनको हमें सेटिस्फाई कंडीशन में लेकर आना है। मतलब आप समझें कि हम ये कहेंगे कि कार्बन आपस में, हम देखो आप इस पॉइंट को हमेशा याद रखना कि जब भी बॉन्डिंग देखी जाती है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की, तो हमेशा बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम देखी जाएगी, इसके अलावा नहीं देखी जाएगी। अगर आप सोचो कि अगर मान लिया फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो इस केस में अगर है, तो आप सोच रहे होंगे कि सर इधर हमने पूरी तरफ से हमने क्या कर दिया, इस तरह से हमने ले लिया। यहां पर भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि हमारा एसिटिक एसिडी बन जाए। इस तरह से हमने फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि बोले सर कार्बन के ये 4 बॉन्ड कंप्लीट है, कार्बन के यहां पर भी 4 बॉन्ड कंप्लीट, आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 और ये 4, ये 4 बॉन्ड कंप्लीट। ऐसे इस कार्बन के भी कंप्लीट है 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है। अब आप बोल रहे हो सर कि जब कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है मतलब अनसैचुरेटेड फॉर्म में जा रहा है, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब ये अनसैचुरेटेड फॉर्म में, तो ऐसा नहीं है। आप हमेशा याद रखना कि जब भी बॉन्डिंग देखी जाएगी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के फॉर्मेशंस में बात करेंगे, तो हमेशा बिटवीन द कार्बन कार्बन देखेंगे आप, है ना। कार्बन के साथ में कार्बन के ही बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं उस बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि वो अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड है। तो सिंगल बॉन्ड अगर डेवलप हो रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब वो सैचुरेटेड फॉर्मेशन है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर बन रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब वो अनसैचुरेटेड फॉर्मेशन है। जैसे कि अगर हम ये बोलें कि कार्बन सैचुरेटेड कंपाउंड्स पर बात कर रहे हैं कि कंटेनिंग ओनली द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, एक ही बॉन्ड से बिटवीन द कार्बन एटम्स, एल्केन्स पर बात कर रहे हैं। एग्जांपल दे रखा है इथेन। ठीक है, इथेन देखो C2H6 कैसे लिखेंगे, C2, अब दो हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाना है। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है, बोले 4 बॉन्ड बनाने के लिए, तो भी 1 2 3 और 4 बन गए। ऐसे इधर वाले कार्बन के लिए भी बनाएंगे तो 1 2 3 और 4। अब बचे हुए हाइड्रोजन बना दो, तो क्या होंगे हाइड्रोजन 1 2 3, इधर भी हमने दे दिया 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन हो गए। देखो तो C2H6 हमारे लिए इथेन बन रहा है। ठीक है, तो ये इथेन इथाइन इथीन ये इनका भी कॉन्सेप्ट है कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है। मतलब हम प्रीफिक्स में आगे सीखेंगे कि हम प्रीफिक्स सफिक्स में हम क्या क्या चीजें कैसे जोड़ रहे हैं, तो आगे हमारा नेमिंग आएगा, तो वहां पर हम बोल रहे हैं इथेन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम डबल बॉन्ड की बोलते हैं तो हम सफिक्स के रूप में ई एन ई लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में अगर जोड़ेंगे तो सफिक्स के रूप में वाई एन ई लगाएंगे। तो आप देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो बनेगा जैसे क्या एथीन का एग्जाम्पल दे रखा है, इथाइन का एग्जाम्पल दे रखा है। तो ये एग्जाम्पल हम यहाँ पर यूज समझ सकते हैं कि इथेन बनाना है, मतलब आप देखो कि कार्बन 2 ही हैं हमारे पास में। अब डबल बॉन्ड बना दें इनके बीच में, तो बचे हुए 2 बॉन्ड हमारे हाइड्रोजन के साथ में हो जाएंगे। ऐसे ही बचे हुए 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में होंगे, तो देखो C2H4 ये बन गया, डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब हम इसको बोल रहे हैं क्या, एथीन। ऐसे C2H2 की अगर बात कर दे तो कार्बन में 2 कार्बन अवेलेबल है, 3 बॉन्ड बना दें, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इधर भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो देखें कितना हो गया हमारे लिए C2H2, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इथाइन हो गया। ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो मैंने बोला YNE लगाएंगे, डबल बॉन्ड होगा तो ENE लगाएंगे। और सिंगल बॉन्ड आ रहा है, जहां पर सिंगल बॉन्ड आ रहा है मतलब वहां पर इथेन बोल रहे हैं, मतलब ANE हम यूज करेंगे। ठीक है, आगे हम समझ रहे हैं इस चीज को और डिटेल में, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर कि व्हाट आर द होमोलॉगस सीरीज।
अब देखो सीरीज किसको बोल रहे हैं, सीरीज मतलब आपने दिवाली वगैरह पर लगाई होगी बहुत सारी बल्ब की, एक बल्ब दूसरे से कनेक्ट है, दूसरा तीसरे से, वही सीरीज फॉर्मेशन है। हम यूं बोलते हैं होमोलॉगस, सिमिलर कंडीशंस में आ रही चीजें कि होमोलॉगस सीरीज इज द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द सेम, देखो मैंने बोला सेम कंडीशन आ रही, सेम फंक्शनल ग्रुप है उनमें, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं है। कार्बन की चेन डिसाइड किया जाता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाएं जिसके अकॉर्डिंग कार्बन की पूरी चेन काम करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर शॉर्टकट में अगर आपको बताऊं कि अगर हमारे पास में 3 कार्बन की चेन है और मैंने उस पर क्या कर दिया, एल्कोहल लगा दिया, तो ये पूरे तीनों कार्बन एल्कोहल के तरह काम करेंगे, मतलब एल्कोहल हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया यहाँ पर। ऐसे अगर मैंने 3 कार्बन तो लिए लेकिन मैंने तीनों कार्बन को चेंज करके मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि कोई सा हेलोजन ग्रुप लगा दिया, तो अब ये 3 कार्बन तो हैं लेकिन ये क्लोरीन की तरह काम करेंगे, इसके डायरेक्शंस पर चलेंगे, मतलब कार्बन की चेन चाहे सिमिलर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फंक्शनल ग्रुप कैसा है, इसीलिए इनको फंक्शनल ग्रुप बोला, क्योंकि फंक्शन कैसे करवाना है कार्बन को ये डिसाइड करते हैं, तो इसलिए इनको फंक्शनल ग्रुप बोला। तो सेम फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है। तो हम बोल रहे हैं कि सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन चेंज क्या है वेयर द कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स डिफर, वो उनको मिलकर बनाने वाले जो कंस्ट्रक्शंस वाले जो मेंबर है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के जो नंबर है वो वेरी कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए होमोलॉगस सीरीज में आ जाएगा। जैसे कि क्या, फॉर एग्जांपल सेम जनरल फॉर्मूला होगा उनके लिए, ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, ग्रेडिएशंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगा, लेकिन चेंज क्या रहेगा, डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां से शुरू किया कि CnH2n, इस तरह से मैंने डाल दिया यहाँ पर। आप देखो कि अभी अपन वहां पर ये कर रहे थे कि कार्बन में सिंगल बॉन्ड बना रहे थे, तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, 3 बॉन्डिंग हम दूसरे हाइड्रोजन के साथ में कर रहे थे, 1 2 3, ऐसे इसके लिए हमने 3 बॉन्डिंग दूसरे हाइड्रोजन के साथ में करी, मतलब हमने लिखा था C2H6, इथेन बनाया था, सिंगल बॉन्डिंग के साथ में इथेन बनाया था। तो यहां पर भी देखें कि अगर मैंने कहा कि क्या करना है, मुझे वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है, वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, तो देखो n की वैल्यू हमने 2 ले ली, तो आप कार्बन n के लिए 2 लिखेंगे, H2n, n के प्लेस पर 2 लिखा, प्लस टू हमें एडिशनल प्लस करना रहेगा ना, ये हमारे लिए फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है। तो कार्बन को हमने 2 लिया, H 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6, ये एक हो गया हमारे लिए। ऐसे ही अगर n की वैल्यू अगर हमने 3 ले ली तो क्या होगा, C3H 2 इंटू 3 प्लस 2, तो आप देखें यहां पर C3H कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, तो ये समझ में आ रहा है हमारे लिए C3H8 हो गया। तो आप देखें कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते चल रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज होते चल रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि एक इस तरीके से हमारे लिए सीरीज तैयार हो जाएगी, जनरल फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फंक्शनल ग्रुप भी हमें सेम ही रखना है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए, यही को हम बोलेंगे क्या, जो सीरीज तैयार हो जाएगी उसी को हम बोलेंगे क्या, होमोलॉगस सीरीज के फॉर्म में काउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, गिव एन एग्जांपल। फंक्शनल ग्रुप किसको बोल रहे हैं, तो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि एन एटम और द ग्रुप ऑफ एटम व्हिच गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज टू ए कंपाउंड, क्या कर रहे हैं, जो भी ग्रुप हमने जोड़ा, जैसे अभी मैंने एल्कोहल जोड़ा था, क्लोरीन जोड़ा था, तो जो भी ग्रुप हमने जोड़ा वो एक्चुअल वो कंपाउंड को केमिकल प्रॉपर्टीज का कैरेक्टर देने का काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर वे में काम करवाने का काम कर रहा है। जैसे एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, हेलोजन, ये सब हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा भी और भी फंक्शनल ग्रुप है, 10th के बेसिस पर थोड़े से छोटे से कम फंक्शनल ग्रुप पर बात की जाती है। यहाँ पर ध्यान रखना कि अल्कोहल के लिए, यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि हमारे लिए आगे जब नेमिंग आए तो हम समझ सकें कि अल्कोहल के लिए OH बॉन्ड लगाया हमने, OH लगाया हमने फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो इसका सफिक्स जोड़ा जाता है ऑल, जब भी नाम लिखेंगे तो लास्ट में हम लिखते हैं ऑल। ऐसे कार्बोक्सिलिक के लिए, कार्बोक्सिलिक जनरली इस फॉर्मेट में रहता है
ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन पर। यहां पर कोई सा भी एल्किल रेडिकल हो सकता है, हमने यहां पर एल्किल रेडिकल लिख दिया R। तो इस फॉर्मेट में अगर है तो वो कार्बोक्सिलिक है। अब कार्बोक्सिलिक में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक में जनरली हम सफिक्स के रूप में जोड़ते हैं ओइक एसिड। ठीक है, ये एसिड फॉर्मेशन दे रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं ओइक एसिड। ओके, ऐसे ही एल्डिहाइड के केस में हम क्या करते हैं कि आप देखो रेडिकल के साथ में हम इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं। किस फॉर्मेट में लिखते हैं? इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ये हमारे लिए एल्डिहाइड है, तो इसके लिए हम जनरली लगाते हैं एल, अल। ठीक है, आप देखो यहां पर ऑल, ओइक एसिड और अल, ये सफिक्स हैं, सारे सफिक्स चल रहे हैं। कीटोन में अगर बात करते हैं तो जनरली इस फॉर्मेट में होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, और आगे पीछे हमारे लिए कहीं ना कहीं दो अलग अलग रेडिकल होते हैं। अलग अलग रेडिकल को पहचान करने के लिए एक पर आर डैश कर दिया और एक को नॉर्मल लिख दिया। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक अलग से रेडिकल फॉर्मेट में चले गया। ऐसे ही हेलोजन की बात करते हैं। अच्छा, कीटोन के लिए हम जनरली सफिक्स में ऑन लगाते हैं। ठीक है, इसको वन नहीं पढ़ते, ऑन पढ़ेंगे। ठीक है, कीटोन नाम में ही क्लियर है, ओ एन ई लग रहा है। ऐसे ही हेलोजन हमारे लिए अलग अलग हो सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तो इनके लिए सबके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है। मतलब याद रखेंगे, सबके लिए सफिक्स यूज हो रहा है, इनके लिए जनरली क्या यूज हो रहा है, प्रीफिक्स यूज हो रहा है। हेलोजन के लिए प्रीफिक्स। अब कैसा प्रीफिक्स? नाम के पहले लिखने वाले शब्द लगते हैं। क्लोरीन के लिए हम बोलते हैं क्लोरो। ठीक है, ब्रोमीन के लिए क्या हो जाएगा, ब्रोमो। सब प्रीफिक्स के फॉर्म में आएंगे, सब आगे लिखे जाएंगे। फ्लोरीन के लिए अपन क्या बोलेंगे, फ्लोरो। आयोडीन के लिए क्या बोलेंगे, आयोडो। तो ये सब प्रीफिक्स है, नाम के पहले लिखे जाने वाले शब्द। और इन सब के सफिक्स लग रहे थे, सफिक्स लग रहे थे मतलब इन सब के सफिक्स लगे, मतलब नाम के बाद में लिखा जाएगा इनको। ऑल, ओइक एसिड, अल, ऑन, ये सब नाम के बाद में लिखा जाएगा। जब हम नेमिंग अभी सीखेंगे नीचे, यूपीएससी नेम बोला जाता है जनरली उसको, तो वो हम सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम किस फॉर्मेट में हम चीजें लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप याद रखें, इसमें एक छोटी सी चीज और सीखें। यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है कि आप देखें कि यहां पर भी कार्बोक्सिलिक में भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड में भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और कीटोन में भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो वेरिएशन समझो, अगर देखा जाए तो ये सब कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्मेशन में जा सकते हैं। कार्बोनिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ को हम बोलते हैं कार्बोनिल। तो आप यहां समझें कि पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि अगर एक तरफ तो रेडिकल है, यहां पर कुछ भी चेन हो सकती है। आर मतलब कोई से भी कार्बन की चेन हो सकती है, एल्किल रेडिकल बोला जाता है जनरली। रेडिकल मतलब यहां पर कहीं ना कहीं कार्बन दूसरे आकर जुड़ सकते हैं, दूसरी एक चेन हो सकती है, दूसरी एक रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एरोमेटिक, एलोफेटिक कुछ भी आकर जुड़ सकते हैं। अब यहां पर आइडेंटिफाई ये करना है कि कार्बन एक तरफ तो एल्किल रेडिकल से जुड़ रहा है, दूसरी तरफ क्या कर रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में ये हमारे लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर आइडेंटिफाई करना कि एक तरफ तो एल्किल रेडिकल से जुड़ रहा है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। यानी हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप था वो रेडिकल से जुड़ रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, मतलब वो क्या हो गया हमारे लिए, एल्डिहाइड हो गया। और तीसरे केस में देखो कि कार्बोनिल ग्रुप जो है हमारा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला ग्रुप, एक तरफ तो रेडिकल से जुड़ रहा है कार्बन के, और दूसरी तरफ भी एल्किल रेडिकल या और किसी दूसरे रेडिकल से जुड़ रहा है ना, दोनों ही तरफ रेडिकल है। उस केस में ये हमारे लिए कीटोन है। तो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, आप इस चीज को याद रखेंगे कि कार्बन रेडिकल और एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ रहा है, ये हमारा कार्बोनिल हो गया, बीच में सी डबल बॉन्ड हो, तो ये ग्रुप एक तरफ रेडिकल से जुड़ रहा है और एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इधर यहां पर रेडिकल है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, तो ये हो गया हमारे लिए क्या, एल्डिहाइड। यहां पर दोनों ही तरफ हमारे पास में एल्किल रेडिकल है। अब एल्किल रेडिकल वेरी कर सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, रिंग हो सकता है, चेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये सब हमारे क्या कहला रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप कहला रहे हैं, जिनके बेसिस पर कार्बन चेन काम करती है। आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन द नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। देखो यहां पर आ गया IUPAC रूल बताना हमको।
तो आईयूपीएसी रूल को मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल के बेसिस पर समझाता हूँ ताकि हमें चीजें आसान होकर समझ में आ जाए। अगर हमने कोई सी चेन ले ली, देखो अगर फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, आपके 10th में 6 कार्बन की एक चेन दे रखी है जिसको हम बोलते हैं जनरली क्या, मैथ। आपको नाम याद रखना पड़ेंगे, नाम याद करना पड़ेगी, टेबल से आपको याद करना पड़ेंगे। एक कार्बन है तो हम बोलते हैं मेथ, दो कार्बन है तो हम बोलेंगे एथ, तीन कार्बन है तो हम बोलेंगे क्या, प्रोप, फिर चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट और छह कार्बन है तो हम बोलेंगे हेक्स। ये सब वर्ड रूट बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, वर्ड रूट। ये सारे हमारे लिए वर्ड रूट हैं, उसकी टेबल आपके पास में बुक में है, याद रखेंगे। एक कार्बन है तो हम बोलेंगे मेथ, दो कार्बन है तो हम बोलेंगे क्या, एथ, तीन कार्बन है तो हम बोलेंगे ब्यूट, चार कार्बन है तो सॉरी सॉरी यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तीन कार्बन है तो हम बोलेंगे यहां पर क्या, प्रोप, चार कार्बन है तो हम बोलेंगे ब्यूट, पांच कार्बन है तो हम बोलेंगे पेंट और छह कार्बन है तो हम बोलेंगे हेक्स। ओके, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, सिंगल कार्बन, डबल कार्बन, ट्रिपल कार्बन, फोर कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स कार्बन की चेन। अभी आप देखें मैंने छह कार्बन की चेन रही। अब इस छह कार्बन की चेन में मैंने क्या कर दिया, फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, क्या, OH। OH के लिए अभी मैंने आपको सफिक्स बताया था कि हम नाम में ऑल जोड़ते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर ये समझे कि सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करेंगे। तो ये तो एक ही चेन हमको दिखाई दे रही है कि सिंगल कार्बन की ही चेन है हमारे पास में, तो ये लॉन्गेस्ट ही है, ठीक है। अब आप यहां पर देखो नंबरिंग कर सकते हो, आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकते हो कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनाना है हमको, तो ये हर कार्बन के हमने क्या कर दिया, 4 बॉन्ड बना दिए। 4 बॉन्ड के बेसिस पर हमने सभी कार्बन के पास में हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख दिए, ये पूरी एक चेन हो गई। अब जरूरी नहीं कि हम वहां पर कैलकुलेशंस करने बैठे तो इतना सब कुछ लिखें, हमें शॉर्ट फॉर्मेशन में भी कैलकुलेट करते आना चाहिए। सब कार्बन 4 बॉन्डिंग में लेकर आ गए हम। अब OH हमने जोड़ दिया, यानी एल्कोहल हमने जोड़ दिया, कहां पर, जिस कार्बन पर जोड़ा उस कार्बन की तरफ से नंबरिंग करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन किया, सिंगल चेन है तो लॉन्गेस्ट चेन एक ही रहेगी। लेकिन अगर ब्रांच्ड फॉर्म में दे रखा, अगर मान लिया इस तरीके से दे रखा होता कि दिए तो 6 ही कार्बन थे, ठीक है, लेकिन कोई सा ब्रांच कंडीशन में दे रखा हो, अब एक कार्बन से हमने OH दे रखा है, तो आप देखें तो फिर लॉन्गेस्ट चेन आप यूं या तो काउंट करके करोगे कि 1 2 3 4, और अगर सीधे जाएंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट आ रही है। अगर हम 3 के बाद में इधर आते तो ये 4 हमारे लिए 4 कार्बन पर ही हमारी चेन खत्म हो जाती है। तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है कि जो सबसे ज्यादा लंबी हो, 4 तक नहीं जाते हुए हम 5 तक जाएंगे, तो ये हमारे लिए लॉन्गेस्ट चेन कार्बन सिलेक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर दी हमने, नंबरिंग के बाद में हमने उसके सब्स्टिट्यूएंट देख लिए कि क्या चीजें डली हुई वहां पर, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अब इसका सफिक्स लगाना है या प्रीफिक्स लगाना है, वर्ड रूट, ये सारी चीजें हमको आना चाहिए। तो अब देखो नंबर ऑफ कार्बन हमने बोला 6 हैं टोटल, काउंट कर लिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन हो गए। तो 6 कार्बन को हम बोलते हैं जनरली क्या, हेग्स। अब ध्यान से समझना कि वर्ड रूट हो गया हमारे लिए हेग्स, ठीक है। दूसरा क्या, प्लस कर देते हैं, प्लस सारे ही कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सबसे अच्छी बात है, ध्यान रखना सभी कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि आप ANE लगाओगे, ठीक। उसके बाद में फिर क्या आ रहा है हमारे लिए, फंक्शनल ग्रुप OH आ रहा है जिसका हमें सफिक्स जोड़ना है ऑल। तो ये सारी चीजें हमने क्या कर दी, लिख दी। अब इसको आप सबको मिलाकर लिख दो कि हमारे लिए हो गया हेक्स, एन आ गया हमारे, तो हेक्सेन, और ऑल भी जोड़ना है तो हमने बोल दिया हेक्सेनॉल, पूरा साथ में बोल दिया हेक्सेनॉल, तो ये उसका नाम हो गया। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हेक्सेन लिखा हमने, हेक्सेन, और कौन से नंबर वाले कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ उसका नाम नंबर डाल दिया और ऑल लिख दिया कि हेक्सेन 1 ऑल, कि फर्स्ट कार्बन पर हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हमने बोल दिया 1 ऑल। इस तरीके से अगर इसका नाम लिखा होता, अगर मैंने सपोज यहां पर कुछ दूसरा ले लिया, यहां पर अगर इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप में चेंज करके लिख दिया यहां पर कि यहां पर मैंने फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया। अब देखो आप कार्बन की काउंटिंग किधर से कर रहे हैं, जिधर से हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप पास में हो। अब मैंने ऐसे सिचुएशंस पर फंक्शनल ग्रुप लिखा है जहां पर
दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर फंक्शनल ग्रुप थर्ड कार्बन पर ही आएगा। आप नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 तो भी फंक्शनल ग्रुप 3 पर है। अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 तो भी फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए थर्ड नंबर पर है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जिधर से नंबरिंग में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिले वहीं पर हम जनरली फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 हमने लॉन्गेस्ट चेन 5 ले ली। अब आपको पता है 5 के लिए हमने बोला क्या, तो हमने बोला 5 के लिए पेंट, सारे ही सिंगल बॉन्ड है, ओके। एन फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल तो हमने जोड़ दिया ऑल। तो आप देखो पेंट वन ऑल, इन सबको मिला दो तो हम बोलेंगे पेंटेनॉल। क्या बोल देंगे, पेंटेनॉल। या दूसरा तरीका मैंने बताया कि आप लिख दो क्या, पेंटेन। और कौन से नंबर पर एल्कोहल जुड़ा हुआ है, थर्ड नंबर पर, तो हम बोलेंगे 3 ऑल। थर्ड कार्बन पर जुड़ा हुआ है एल्कोहल तो हमने बोल दिया थर्ड ऑल। इस तरह से हमारे लिए बड़ा सिंपल सा नाम हो जाएगा। तो ये नेमिंग हमें समझ में आना चाहिए, बड़ी सिंपल सी है और एग्जाम में आती ही आती है। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अगर डबल बॉन्ड वाली चेन आ गई, ट्रिपल बॉन्ड वाली चेन आ गई, तो आप मैं एक एग्जांपल उसका भी समझा देता हूं आपको यहाँ पर, कि अगर इस तरीके से कंडीशंस आ गई कि फॉर एग्जांपल इस तरह से दे रखी है चेन 1 2 3 और क्या कर दिया, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड दे दिए कार्बन में, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप भी डाल दिया। इस बार हम फंक्शनल ग्रुप कौन सा ले लेते हैं, इस बार हम लोग फंक्शनल ग्रुप चेंज करके ले लेते हैं कोई सा क्लोरीन वाला, क्योंकि सफिक्स के बजाय हम प्रीफिक्स डालना सीख लें। ठीक है, तो अब बाकी कार्बन की क्या कर दें, बॉन्डिंग कर दें। ये 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, इसके भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, इसके भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट, 1 2 3 4 ज्यादा हो रहा है, इसका एक बॉन्ड कम आएगा, तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4। इसके लिए काउंट करें तो 1 2 3 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए सभी के लिए। हाइड्रोजन प्लेस कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन डाल दिया हमने। अब नंबरिंग करो, नंबरिंग जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में उधर से नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिधर से पास में उधर से नंबरिंग करेंगे। तो आप देखें कि नंबरिंग हम इधर से ही करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन एक जैसी चेन है तो लॉन्गेस्ट चेन यही होगी। तो 1 2 3 एंड 4 ये हमने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दी। अब आप देखें कि 4 कार्बन है, कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए हम बोलते हैं जनरली क्या, मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो ये हमारे लिए 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया। प्लस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा है तो कार्बन के नंबर डालकर उसको इंडिकेट करेंगे कि डाई इन ट्राई इन कितने इन है, मतलब कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं वो इंडिकेट करेंगे। बाकी 10th के सिलेबस में बड़ा छोटा सा सिलेबस है, तो इसमें हम समझ लें कि डबल बॉन्ड में हम क्या लगाते हैं, जनरली ई एन ई लगाते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाते तो हम वाई एन ई लगाते हैं। ठीक है, प्लस आप देखो फंक्शनल ग्रुप भी है, तो मैंने बोला ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसके जिसको हम प्रीफिक्स के रूप में जोड़ते हैं, सफिक्स के रूप में नहीं जोड़ते। हम किसके रूप में जोड़ते हैं, प्रीफिक्स के रूप में। मतलब इसका प्रीफिक्स क्या डलता है, क्लोरीन का प्रीफिक्स मैंने ऊपर बताया था कि क्लोरो डलता है। क्या डलता है, क्लोरो। तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट और हमारे लिए अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड हमने तीनों नाम लिख दिए। अब नेमिंग कर दो उसको, क्या हो गया, तो कौन से नंबर पर क्लोरीन जुड़ा है, फर्स्ट कार्बन पर ही जुड़ा हुआ था, हमने बोल दिया 1 क्लोरो। ठीक है, उसके बाद फिर हम बोलते हैं ब्यूट, कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पर ही है तो 1 इन। बड़ा सिंपल सा नाम हो गया, 1 क्लोरो ब्यूट 1 इन। इसको आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो 1 क्लोरो ब्यूटीन, क्या बोल सकते हो, ई एन ई, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन। अब वही चीज है, अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाते तो ब्यूटाइन कर देते, ई एन ई की जगह पर हम वाई एन ई जोड़ते। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे आप लोग। ठीक है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, हमेशा याद रखना है ना, एक दिन में चीजें नहीं आएगी, आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगी। आप डर कर भागोगे तो आपको चीजें सीखने को नहीं मिलेगी, आपको थोड़ी मेहनत करना होगी, आज नहीं तो कल हमें वो चीजें समझ में आने लगेगी। इवन देन अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आपके लिए मैं हूं, आप मुझे केवल कमेंट्स करें, बताएं कि आपको क्या चीज समझना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल।
एथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात करना है। तो एथेनॉल जनरली क्या होता है, तो देखें कलरलेस लिक्विड है, प्लीसेंट स्मेल है, प्लीसेंट स्मेल है, इसी रीजन से जनरली इसको हम परफ्यूम्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। आप देखेंगे कि परफ्यूम डिओ वगैरह की बॉटल पर आप इंग्रेडिएंट कंटेंट्स में अगर जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको एल्कोहल का रेशो देखने को मिलेगा कि कितने परसेंट में रेशो, वहां पर कितने परसेंट में एल्कोहल को यूज किया गया है। मिसिबल विद द वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, पानी में कितनी भी क्वांटिटी में हम मिलाएंगे तो वो मिसिबल रहेगा। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है इसका 351 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। गुड सॉल्वेंट, चीजों को डिसॉल्व करने में अच्छा होगा। इन्हें ऑर्गेनिक चीजों को भाई हम देखते हैं कि पानी में जो डिसॉल्व हो जाता है पोलर सॉल्वेंट वाटर को बोला जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एथेनॉल को शामिल किया गया क्योंकि ये जनरली ऐसी चीजें जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अपने में डिसॉल्व करने का काम करेगा। दूसरा है कि बर्निंग प्रोसेस अगर की जाती है एथेनॉल की तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा। साथ में इसका हम फॉर्मूला भी समझें कि हमें बनाते आना चाहिए, जैसे कि क्या हमें बोला एथेन ऑल, तो इसमें आप देखें एथेन मतलब दो कार्बन है, एथ मतलब दो कार्बन है, एन है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड यूज करना है, प्लस ऑल, ऑल मतलब फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए एल्कोहल दे रखा है। बाकी बॉन्डिंग कर ले हम लोग के कार्बन ने सिंगल बॉन्ड का इधर बना रखा है तो बचे हुए तीन बॉन्ड वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तीन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। यहाँ पर दो कार्बन के बॉन्ड बन रहे हैं मतलब बचे हुए दो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, वो हाइड्रोजन के बन जाएंगे। इस तरह से एल्कोहल के लिए हम लिख सकते हैं क्या, CH3CH2OH, ये हमारे लिए एथेनॉल है। इसको हम मिलाकर भी लिख सकते हैं कि भैया दो कार्बन हैं तो C2 और 5 हाइड्रोजन हैं तो H5OH, तो एथेनॉल को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एथेनोइक एसिड। अब देखो एथेनोइक एसिड, इसका भी नाम आप लोग लिखें मेरे लिखने से पहले, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज नाम से हमें फॉर्मूला बनाते आना चाहिए। एथेनोइक एसिड ये हमने लिखा। तो अब देखो एथ मतलब फिर वही दो कार्बन है, एन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ओइक एसिड कब होगा, मैंने अभी आपको समझाया था कि जब हमारा फंक्शनल ग्रुप COOH हो, या फिर हम उसको यूं आइडेंटिफाई कर लें कि जब कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ तो किसी रेडिकल का जुड़ा हुआ होना और दूसरी तरफ क्या होगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, तो वो हमारे लिए ओइक एसिड में आ जाएगा। तो इस कार्बन की बॉन्डिंग कर लेंगे तो ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो बचे हुए तीन बॉन्ड उसके हाइड्रोजन बॉन्ड के हो जाएंगे। इस कार्बन के हमारे लिए ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है, यानी फॉर्मूला हो गया क्या, CH3COOH। इसी को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, जनरली इसको एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। एथेनॉइक उसका IUPAC नेम है। तो ये समझ में आना चाहिए जनरल नेम क्या होता है और IUPAC नेम क्या होता है। IUPAC नेम को हम जनरली बनाते हैं, उसको रूल्स रेगुलेशंस के बेसिस पर क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। जनरल नेम रूल्स रेगुलेशन के बेसिस पर उसका नाम है, ठीक है, तो बस वही नाम हम बोलते हैं। तो कलरलेस लिक्विड है, पंजेंट स्मेल दिखाई दे रही है इसकी, ये एसिड है इसीलिए ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, यही तो एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है। रिएक्ट विद द बेसेस टू फॉर्म द सॉल्ट, तो हम ये समझते हैं कि एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ में तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है और सॉल्ट प्लस वाटर डेवलप होता है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रहा है एसिड है। तो रिएक्ट्स विद द कार्बोनेट टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। यूजेस कहाँ है, विनेगर इन द फूड इंडस्ट्री के रूप, फूड इंडस्ट्री में विनेगर के रूप में यूज किया जाता है। विनेगर हम बोलते हैं जनरली क्या, किसी चीज को मैरिनेट करने में, गलाने में हम यूज कर सकते हैं। पिकल वगैरह का एग्जांपल ले सकते हैं, अचार वगैरह में हम क्या करते हैं, विनेगर को डालते हैं ताकि रेंसिड प्रोसेस को रोका जा सके। तो फूड इंडस्ट्री में इसका यूज किया जा रहा है। इसके अलावा प्लास्टिक्स और परफ्यूम्स वगैरह में जनरली यूज किया जा रहा है, प्रोडक्शन ऑफ द प्लास्टिक एंड द परफ्यूम्स इट इज यूज्ड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि व्हाट इज सोपोनिफिकेशन। सोपोनिफिकेशन प्रोसेस किसको बोलते हैं, कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने की वह प्रोसेस, बाय हीटिंग द वेजिटेबल ऑयल और द एनिमल फैट, वेजिटेबल ऑयल को या एनिमल फैट को हिट कर किया जा रहा है, जिसमें विद कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो ये हमारे लिए सोपोनिफिकेशन कहला रहा है। फैट चाहे वो वेजिटेबल ऑयल की हो चाहे वो एनिमल फैट हो, फैट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब हायर अमाउंट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जा रहा है, वाटर नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तैयार किया तो हमने सॉप बनाया और ग्लिसरॉल बना, यही प्रोसेस हमारे लिए क्या कहला रही है, सोपोनिफिकेशन प्रोसेस कहला रही है। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लें, इसको अच्छे से समझ लें कि रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल, अभी अपनों ने एथेनॉल का एग्जांपल लिया था, तो देखो यहाँ पर एसिटिक एसिड है और ये एथेनॉल है, दोनों ही ऊपर समझा हमने, इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो हुआ क्या, किसकी प्रेजेंस में, हम बोल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, आप चाहो तो यहाँ एरो पर लिख सकते हो, इस एरो के ऊपर कि सल्फ्यूरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बन रहा है, ईस्टर डेवलप हो रहा है, ईस्टर डेवलप हो रहा है, इसीलिए इसको एस्टरिफिकेशन प्रोसेस बोल रहे हैं। एस्टरिफिकेशन प्रोसेस मतलब डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर फ्रॉम द एसिटिक एसिड एंड द एल्कोहल, एल्कोहल में भी हम बोल रहे हैं एथेनोइक एथेनॉल, तो एथेनोइक एसिड और एथेनॉल दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर रिलीज कर रहे हैं, और यहां पर क्या हुआ, एथेनॉल एथेनोइक एसिड मिलकर ईस्टर बना दे रहे हैं। अब ईस्टर किसको बोल रहे हैं वो भी चीज समझ लो, यहां पर हुआ क्या, कैसे प्रोसेस हुई, इसको अपन यू बनाकर लिखें कि एक तरफ हमारे पास में CH3 है, दूसरा कार्बन की बॉन्डिंग को मैं ऐसा लिख देता हूं, ठीक है, फिर दूसरी तरफ हमारे पास में क्या है, एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल, तो एल्कोहल C2H5OH है हमारे पास में, तो मैंने उसको ऐसा लिखा C2H5 और OH, OH ऐसा लिखा मैंने। अब आप समझें कि वाटर रिलीज हो रहा, मतलब यहां से बॉन्डिंग ब्रेक होकर वाटर, देखो ये रिलीज हो गया H2O, तो यहाँ का जो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हुआ वो इस कार्बन के साथ में अपनी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एस्टर जो बनेगा वो इस फॉर्मेट में रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, देन फिर O, देन C2H5, तो आप देखेंगे यहाँ पर सीधा सीधा ऐसा लिखा हुआ CH3COO C2H5, OO मतलब डबल बॉन्ड O, डबल O C2H5, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन बॉन्ड कर रहा है, ऑक्सीजन बॉन्ड कर रहा है, ध्यान से समझ लो, तो ये हमारे लिए जनरली क्या है, एस्टरिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें एस्टर डेवलप हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द सोप एंड डिटर्जेंट्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोप एंड डिटर्जेंट्स में क्या वेरिएशन है, तो सोप पर बात करते हैं तो मेड फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल्स और द एनिमल ऑयल, अभी ऊपर अपन ने सोपोनिफिकेशन प्रोसेस पढ़ी जिसमें बोला कि फैट को हीट किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, किसके साथ में, तो हमने बोला कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, या हम बोल सकते हैं वहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई सा भी बेस ले सकते हैं, सॉप बनते हैं। इफेक्टिव इन द सॉफ्ट वाटर, ये केवल तभी ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं जब पानी में हार्डनेस न हो, है ना, नॉट इन द हार्ड वाटर वर्किंग है इनकी, सॉफ्ट वाटर में ही काम किए जा रहे हैं। डिटर्जेंट्स जनरली क्या होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स की एक लंबी चेन होती है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और दूसरा के इफेक्ट हो करते हैं दोनों में, सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर में, तो यही रीजन है कि हम देखें कि जो ज्यादा मडी ऑयल डर्ट वाले जो कपड़े होते हैं उनको हम जनरली डिटर्जेंट्स की बात करते हैं, वहां पर साबुन से रगड़ रगड़ कर नहीं धोया जा रहा है, हम जनरली वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर, और आप देखेंगे कि सॉप हमारे लिए कम फॉर्म क्रिएट करता है, कम लेदर क्रिएट करता है, मतलब कम झाग देता है, डिटर्जेंट्स हमारे पास में लेदर ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, ज्यादा झाग देने का काम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो हार्ड और सॉफ्ट दोनों के काम कर रहे हैं, दूसरा ये कि उनकी वर्किंग प्रोसेस एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन वाली है, सोप में जनरली सॉफ्ट वाटर में ही जनरली वो क्या करेंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। और आपको ये भी बता दूं मैं कि एक ही कंपनी का एक ही तरह का सॉप एक जगह से दूसरी जगह पर अलग अलग तरह काम करता है, क्योंकि पानी में चेंजेस आ जाता है, हो सकता है आके आपके एरिया में सॉफ्ट वाटर आ रहा है तो वहां पर जनरली पानी में अच्छे से साबुन काम कर रहा है, वही साबुन को कहीं दूसरी जगह ले जा रहे हैं जहां पर हार्ड वाटर है, वहां पर वो साबुन अच्छी तरह से झाग नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो हार्ड वाटर हो गया, तो ये चीज समझ में आना चाहिए, ये डिटर्जेंट्स और सॉप में वेरिएशंस है। नेक्स्ट है व्हाई डू द सोप नॉट वर्क वेल इन द हार्ड वाटर, अभी मैंने आपको समझाया यहाँ पर कि हार्ड वाटर कंटेन्स, हार्ड वाटर में एक्चुअल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की इंप्यूरिटीज होती है, और इस इंप्यूरिटीज को होने के कारण ही तो हम बोल रहे हैं हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर में अगर ये इंप्यूरिटीज मिला दी जाए कैल्शियम मैग्नीशियम की तो सॉफ्ट वाटर भी हमारा हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस रिएक्ट विद द सॉप टू फॉर्म द इंसॉल्युबल स्कम, ये सॉप को डिसॉल्व ही नहीं होने देंगे, एक स्कम बना देंगे जो कि इंसॉल्युबल रहेगा, यही रीजन है कि इसकी क्लींजिंग एबिलिटी यानी साबुन की साफ करने की या काम करने की जो प्रॉपर्टीज है वो कम हो जाएगी, यही रीजन है कि हार्ड वाटर में साबुन अच्छे से काम नहीं करेगा।
एक्सप्लेन द मिसेल्स फॉर्मेशन बाय द सॉप मॉलिक्यूल्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से इसको बनाते भी आना चाहिए। इसका डायग्राम भी पूछा जाता है कि बीच में हमने ऑयल ले लिया और राइट साइड जनरली मिसल्स ले लिए। इस तरीके से हमने बोल दिया मिसल्स फॉर्मेशंस होगा, एक तरफ हमारे लिए हाइड्रोफोबिक एंड और एक तरफ हाइड्रोफिलिक एंड होगा। तो आप समझ लें कि सॉप मॉलिक्यूल्स में दो एंड होते हैं। सॉप मॉलिक्यूल्स ऐसे हमारे लिए हायर फैटी एसिड्स की एक चेन हो गई, हायर फैटी एसिड्स की एक चेन हो गई। एक तरफ हम बोल रहे हैं क्या, तो हाइड्रोफोबिक एंड बोल रहे हैं। एक तरफ हम बोल रहे हैं क्या, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, नॉन पोलर टेल बोला जाता है। और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं एक ऐसा एंड जिसको हम बोल रहे हैं क्या, हाइड्रोफिलिक। क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोफिलिक। तो एक तरफ फोबिक है, दूसरी तरफ फिलिक है। एक तरफ जो कि पानी में डिजोल्व होने वाला एंड है और दूसरी तरफ जो पानी में डिजोल्व नहीं होगा। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो एंड है। इन वाटर हाइड्रोफोबिक टेल्स सराउंड द डर्ट। अब जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो क्या कर लेगा, एक्चुअल में डर्ट है ना, ऑयल पार्टिकल्स के चारों तरफ बन जाएगा। मतलब मैं अगर यहाँ पर बताऊं तो यहाँ पर बाहर वाला हिस्सा हमारे लिए हाइड्रोफिलिक है। कौन सा है, हाइड्रोफिलिक है। और ये वाला जो पोर्शन है वो हमारे लिए हाइड्रोफोबिक, जो कि ऑयल डर्ट पार्टिकल से जुड़ जाएगा। बाहर वाला पोर्शन जो है हमारे लिए पानी से जुड़ जाएगा। तो इसने क्या किया, सॉप ने ऑयल या डर्ट पार्टिकल और वाटर के बीच में एक बॉन्डिंग बना दी। अब जैसे ही आप कपड़े को निचोड़ोगे तो पानी बाहर होगा तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑयल डर्ट पर भी लगेगा, क्योंकि वो तो जुड़ गया है पानी के साथ में, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, तो वो पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। तो ये है कि हाइड्रोफिलिक हेड्स रिमेन्स इन द वाटर, हाइड्रोफिलिक पानी में ही रहते हैं, पानी से बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। और हाइड्रोफोबिक जो है, जो भी डर्ट या ऑयल है उससे बन जाएंगे। तो ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये देखो मैंने आपको बनाया, ये क्या है कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हम बोल रहे हैं मिसल्स। ये क्या करेगा, क्लिनजिंग एक्शन में काम कर रहा है। जैसे ही हम पानी को रिंस करेंगे, डर्ट ऑयल पार्टिकल्स भी वहां से बाहर चले जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते आना ही चाहिए। इसके लिए आपको वैलेंसी आना चाहिए, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा चुका हूँ। आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, वो वीडियो यहाँ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ। तो आप देखें कि इसको हम यूं समझें कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बढ़ाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि कार्बन के साथ में हम देखें कि उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं क्या, 1s2 2s2 और 2p2। ये हमारे पास में 6 क्या हो गए, उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और लास्ट, ये भी सेकेंड ये भी सेकेंड, मतलब लास्ट वैलेंस शेल हमारी कहलाई सेकेंड, जिसको हम बोल रहे हैं एल शेल। और उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में कितने हो गए, 2 + 2 4 हो गए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, अभी मैंने आपको ऊपर कार्बन की जब बॉन्डिंग बताई थी तो बताया था कि यहाँ पर हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हमारे पास में वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा और सारे ही 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे लिए किस फॉर्मेट में आ जाएंगे, अनपेयर्ड के केस में आ जाएंगे। ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड। इस तरह से कार्बन के पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टेट्रा वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखें कार्बन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को आपने इस तरीके से बना लिया कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो गया, इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो गया, अनपेयर्ड, सब कुछ सिंगल सिंगल डायरेक्शंस में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर समझिए कि हमें दिया क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑक्सीजन के लिए लिखो कि ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, बोले 8 होता है। इसके लिए लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 4। तो लास्ट वैलेंस शेल इसकी भी सेकेंड है जिसमें कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन की कंडीशन कैसी है वो भी समझें। कैसी कंडीशन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे लिए एस ब्लॉक में हैं और पी में कितने हैं, 4 है। तो 1 2 3 4। तो ये देखो लास्ट के 2 अनपेयर्ड हो गए, बाकी 2 पेयर्ड हो गए। अब यहाँ से वहां जाना जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ तो वैकेंट है नहीं कि जो अनपेयर्ड करके हम यहाँ से उधर कहीं पर पहुंचाए। तो इस केस में टोटल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं जनरली कितने हैं, 6 हैं। लेकिन पेयरिंग 2 ही कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन केवल 2 बॉन्ड बनाता है और बाकी अपने 2 क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है कि भैया 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं उसके पास में। 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ठीक है।
तो इस तरह से हम यूं बोलेंगे कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अब देखो कार्बन को हम किस तरह के लिखे, थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को, कि कार्बन को हमने 4 बॉन्ड देना है। हमारे पास में जनरली क्या है, CO2, क्या है, CO2, 2 ऑक्सीजन एक कार्बन है। तो आप देखें कार्बन को हमने सेंट्रल एटम के रूप में लिखा। अब कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड फॉर्म में, ओके, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। अब ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन के लिए हम यूं कहते हैं कि ये ऑक्सीजन है, इधर भी हमने ऑक्सीजन ले लिया, 2 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के पास में कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हमने लिख दिए। और बाकी बचे हुए 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनको भी हमें लिखना है। 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी पास पास में 2 क्रॉस बना दिए, ये टोटल 6 हमारे पास में क्या हो गए, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हमने रिप्रेजेंट कर दिए। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखे और बाकी 2 हमारे पास में क्या है, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए कि 2 पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यही हमारे लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है। आप चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हो कि इस ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्डिंग हो रही है, इस ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें किसके लिए, कार्बन के लिए, तो कार्बन क्या कर रहा है कि इस ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इस ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। तो इस तरह से कार्बन पूरी तरह से बॉन्डिंग कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसके लिए केवल हमें आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते आना चाहिए। बड़ा आसानी से आप सीख सकते हो इस चीज को। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सल्फर का बताना है और वो भी किसका बताना है, एसेट। सल्फर जनरली 2 अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनाता है। जनरली हम SW टाइप ऑफ सल्फर का स्ट्रक्चर की अगर बात करें, आप देखें कि W में क्या होगा, आप देखें कि इस तरह से अगर हम काउंट करें कि सल्फर हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हर कॉर्नर्स पर एक एक सल्फर है। तो ये S8 बोला गया इसको, S8 यानी 8 सल्फर आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो सल्फर S8 की बात करें, मॉलिक्यूल हैज द puckered ring structure, but in the electron dot structure each sulfur atom shares 2 electrons with 2 neighboring sulfur atom to complete its octet। आप देखें कि हर एक सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है अपने पास वाले 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक सल्फर एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक बॉन्ड इधर बना रहा है। इस सल्फर की बात करें तो इधर भी एक बॉन्ड बना रहा है, इधर बना रहा है। तो हर सल्फर आपस में दूसरे अपने नेबरिंग सल्फर के साथ में, अपने पड़ोसी सल्फर के साथ में 2-2 बॉन्ड, एक एक बॉन्ड बना रहे हैं दोनों तरफ, मतलब टोटल एक एटम 2 बॉन्ड बनाने का काम कर रहा है। आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं वहां पर। नेक्स्ट, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पेंटीन। अब यहाँ पर आप समझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पेंटीन के लिए बोला गया, मतलब पेंट मतलब हमारे लिए 5 कार्बन हो गए। बड़ा सिंपल है कि 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। दूसरा वो बोल रहे हैं क्या, पेंटीन, ENE आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है। बाकी सारे ही हमारे लिए सिंगल बॉन्ड हो गए, सारे ही सिंगल बॉन्ड हो गए। अब बाकी बचे हुए हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो। बैलेंस कर देंगे तो कैसे करेंगे कि देखो 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड हो गए। इसके पास में 2 बॉन्ड बने हुए ऑलरेडी, तो 1 और 2, इसके भी 2 बॉन्ड है मतलब 1 और 2, इसके 1 2 3 बॉन्ड है मतलब कहीं ना कहीं एक ही बॉन्ड बनाएगा। इसके पास लास्ट वाले कार्बन पर 2 बॉन्ड अवेलेबल है मतलब ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो आप इसको हाइड्रोजन लिख दो यहाँ पर, बस सिंपल है। आपको नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करना है और बाकी सभी के पास में क्या कर देना, हाइड्रोजन लगा देना है। ये स्ट्रक्चर बन गया। आप चाहो तो इनको डॉट बना दो, डॉट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोमीथेन, ये आया भी है, कितनी ही बार आया है एग्जाम में ये क्लोरोमीथेन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आप देखो यहाँ पर दिया ही है कि एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है, ये 1 2 और 3, और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, सिंगल क्लोरीन के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो बड़ा सिंपल है। आप क्या करें कि आपको पता है कि कार्बन जनरली 4 इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए इसके, 1 2 3
अब क्लोरीन को आप फिर लिख कर देख लो कि क्लोरीन की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी लिखना पड़ेंगे आपको, है ना। हमें पता है कि क्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, बाकी उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेंगे आप लोगों को। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। तो क्लोरीन की लास्ट शेल होगी थर्ड, और जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। तो कैसे लिखेंगे, एस में हमारे पास में 2 पेयर्ड कंडीशन में है और 5 हमारे पास में इधर है, तो 1 2 3 लिखने का तरीका ऐसा ही है जैसे मैं लिख रहा हूँ। पेयरिंग बाद में करते हैं, पहले अनपेयर्ड डालते हैं, फिर बचते हैं तो पेयरिंग कर देते हैं। तो 1 2 3 हो गया, देन 4, देन 5, लास्ट बच रहा है जो अनपेयर्ड है। तो आप देखें यहाँ पर 1 2 और 3 पेयर्ड है और 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो 3 पेयर्ड हम कैसे बनाएंगे, पास पास में बना दो। ये 1 पेयर्ड हो गया, ये 2 पेयर्ड हो गया और ये 3 पेयर्ड हो गया, और एक बचा हुआ अनपेयर्ड को हम इधर लिख रहे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। बाकी हाइड्रोजन के लिए हमने लिख दिया एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन इधर लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन इधर लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। आप चाहें तो इस तरीके से बॉन्डिंग का स्क्वायर बना सकते हैं, अगर क्लैरिटी के साथ में आप बना सको तो। ये बॉन्डिंग हाइड्रोजन ने किया था, ये बॉन्डिंग इस हाइड्रोजन ने किया था इलेक्ट्रॉन के साथ में। क्लोरीन ने क्या किया था, क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्डिंग किया था। और कार्बन की अगर बात कर दें तो कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन पूरा इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस हाइड्रोजन का सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 1 इलेक्ट्रॉन सभी से लिया। ये कार्बन के लिए हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, बड़ा सिंपल से तरीके से हम समझ सकते हैं उसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते तो आना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब देखो आईयूपीएससी नेम आ गए, आईयूपीएससी नेम की प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर। अब मैंने आपको ऊपर सिखाया आईयूपीएससी नेम कैसे करते हैं, प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। पहला दे रखा है हमको CH3 CH2 CH3, मतलब आप देखें नंबर ऑफ कार्बन कितने दे रखे हैं, काउंट कर लो उसको कि 1 2 और 3। ये हमारे पास में नंबर ऑफ कार्बन दे रखे हैं। 3 दे रखे हैं, मतलब हम बोलते हैं क्या, प्रोप, सभी के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो हमारे लिए हो गया प्रोपेन। दूसरा देखो क्या दे रखा, 2 कार्बन दे रखे हैं, मतलब एथ लिखो, सिंगल बॉन्ड है मतलब एन, और फंक्शनल ग्रुप OH एल्कोहल जुड़ा हुआ मतलब ओल, एथेनॉल हो गया। थर्ड देखें 2 कार्बन है मतलब एथ, सिंगल बॉन्ड है मतलब एन, और COOH वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं ओइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड हो गया। नेक्स्ट देखें सभी 1 2 3 4 कार्बन दे रखे हैं, मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड है मतलब एन, और कुछ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है मतलब केवल ब्यूटेन। ऐसे देखें सिंगल कार्बन है मतलब यहाँ पर आएगा मीथेन, क्लोरीन जुड़ा हुआ है इसलिए इसका प्रीफिक्स जोड़ते हैं, हम बोलते हैं क्लोरो, तो सिंगल कार्बन के लिए मीथेन और क्लोरीन का प्रीफिक्स क्लोरो, तो क्लोरोमीथेन। ये बड़ा सिंपल सा नाम हो गया उसका, ठीक है। प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट में पहले भी बोल चुका हूँ। नेक्स्ट है आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब देखो ये भी वही चीज है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, फंक्शनल ग्रुप डाल दिया, हालांकि वहां पर भी फंक्शनल ग्रुप डाले हुए थे, यहाँ पर डाल दिया। देखो 1 2 कितने कार्बन हो रहे हैं, आपको मैंने हमेशा बताया कि नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। तो 1 2 फर्स्ट कार्बन पर हमारे लिए क्या आ रहा है नंबर, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। टोटल कितने कार्बन है, 2 है, तो 2 को हम बोलते हैं एथ। कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, एल्डिहाइड। आइडेंटिफाई करना भी बताया, एल्डिहाइड कब बोलेंगे, कीटोन कब बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक कब बोलेंगे, आइडेंटिफाई करना बताया मैंने। कितनी बार एल्डिहाइड ऐसा लिखा हुआ था तो समझ में नहीं आता, बोले CHO क्या होता है, एक्चुअल में ये है वही फॉर्मेट, इस तरीके से लिखा हुआ है वो, ठीक है, ये इस तरीके से। तो एल्डिहाइड हमारे लिए, तो एथ, एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स के रूप में क्या जोड़ते हैं, AL, तो एथेनल, सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN लगा रहे हैं, तो एल्डिहाइड ग्रुप है। दूसरा देखो कि बीच में कार्बोक्सिलिक ग्रुप राइट साइड 2 इस तरीके से दे रखा है CH3, ये हमारे लिए कार्बोनिल ग्रुप हो गया, और दूसरी तरफ फिर CH3 हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया था RC डबल बॉन्ड O R डैश करके, कि दोनों तरफ हमारे लिए कीटोन ग्रुप है। तो देखो कितने कार्बन हो रहे हैं, तो 1 2 3 3 कार्बन हो रहे हैं। प्रोप सारे सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन है तो N, और फर्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, कीटोन वाला, तो ओन उसका सफिक्स लगेगा, तो प्रोपेनोन हो गया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस है हमारे लिए। ऐसे ही यहाँ पर देखें ऑक्सीजन आपस में बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये हमारे लिए क्या बना रहा है, ईथर बना रहा है, मेथॉक्सी इथेन हमने उसको बोला। मेथॉक्सी क्यों बोला, क्योंकि ऑक्सी ग्रुप मीथेन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो जो हमारे लिए लोवेस्ट कार्बन होगा उसको हम ऑक्सीजन से जोड़ेंगे, मेथॉक्सी इथेन। मीथेन हमारा ऑक्सीजन से जुड़ रहा है इसलिए बोल रहे हैं मेथॉक्सी इथेन, ईथर ग्रुप है ये हमारे लिए। ये अनसेचुरेटेड है, 2 कार्बन है मतलब एथ, डबल बॉन्ड आ रहा है मतलब इन, तो एथीन। अगर इसकी जगह अगर ऐसा हो जाता
CH ट्रिपल बॉन्ड CH मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, 2 कार्बन मतलब एथ, और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं मतलब वाई नहीं तो इथाइन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये नेमिंग याद रखेंगे, हमेशा नेमिंग याद करना सीखें थोड़ा सा, कैसे क्या हम चीजें समझ रहे हैं उसको क्लियर करें उसको। नेक्स्ट देखा, वाई आर द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज ए फ्यूल, कार्बन और उसके जो बने हुए कंपाउंड्स हैं उनको हम फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में क्यों यूज करते हैं। हमारे लिए जनरली देखो मीथेन गैस हम घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं जलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं। एलपीजी हम यूज कर ही रहे हैं अभी, गैस सिलेंडर वगैरह है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको अपन बोलते हैं, पेट्रोल है, डीजल, ये सब जनरली क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो ये एक्चुअल में क्या करते हैं, बर्न इन द एयर टू प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट एंड लाइट। ये इन द प्रेजेंस ऑफ, कोई सी भी चीज जलती है, बर्न होती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ही होगी, विदाउट एयर पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कोई सी चीज जले। तो याद रखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जब ये कार्बन और इसके कंपाउंड जलते हैं तो लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यही रीजन है, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बड़ी हाई होती है, यही रीजन है कि हम इनका यूज कर रहे हैं किस रूप में, फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमारे लिए लास्ट क्वेश्चन हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट हैपन्स व्हेन द एथेनॉल रिएक्ट विद द सोडियम। एथेनॉल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, सोडियम के साथ में, एथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम। तो एथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम टू फॉर्म द सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज। एल्कोहल है, सोडियम के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाया उसने, सोडियम एथॉक्साइड बनाया, और क्या किया, हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया। ऐसे ही व्हाट हैपेंस व्हेन द एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद द सोडियम कार्बोनेट। एथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता, तो ऊपर अपनों ने एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो उसमें बोला था कि ये जनरली कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि देखो, एथेनोइक एसिड मतलब वही हमारे लिए एसिटिक एसिड हो गया, सोडियम कार्बोनेट मतलब ये कार्बोनेट फॉर्म है, उसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहा है। साथ में क्या बना रहा है, सोडियम एथेनॉइड बनाया और वाटर बनाया। तो सोडियम एथोनेट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, साथ में हमारे लिए बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर भी डेवलप होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चैप्टर। अगर चैप्टर में और कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में मुझे बताएं, आप क्या समझना चाहते हैं, आपका क्या डाउट है, मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। और अगर चैप्टर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन द एंड अगेन आई एम गोइंग टू से कि पढ़ो दिल से, समझो स्माइल से, पढ़ो इतना क्लियर कि डाउट हो डिसअपियर, क्लियर कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंट माइंड, फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी विथ जहीन सर। थैंक यू एवरीवन।